नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए वीडियो को लेकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको को भी प्रारंभ हुए बहुत समय हो गया और सीज फायर हुए भी काफी समय हो गया। और इन दोनों पे इतने ज्यादा विवाद हुए हैं कि आ, कितनी देर तक बातें कर लो कुछ नहीं होता। हमारे सिंदूर के बाद, सीज फायर के बाद हमारे देश के प्रतिनिधि जो है, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, 7 प्रतिनिधिमंडल देश के विदेशों में गए, अलग अलग 32 देशों में गए और अपनी बात को वहां रखा। मतलब भारत के पक्ष को रखा कि भाई हमने ये ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया और हमारा उद्देश्य क्या था। ये काफी अच्छे तरह से उन्होंने रखा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो विदेशों में, मतलब शायद इसकी कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, तो किसी ने तवज्जो नहीं दी। और मतलब ये है कि भी कोई भी बड़ा नेता किसी भी देश का, बहुत कम देश ऐसे थे जिनके बड़े नेता इनसे, इन प्रतिनिधि मंडल से मिले। तो ये अपने दूतावास में बैठ करके और लोगों से बातचीत करते थे। एनआरआईज को बुला लेते, कुछ प्रेस वालों को बुला लेते और उनके सामने सारी बात रखते। लेकिन उसका ज्यादा असर कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि वैश्विक मंचों पर भी उसका कोई विशेष असर नहीं पड़ा। उसका कारण यह है कि जो बड़े देश हैं, जो बड़े नेता हैं देश के, जो फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, ये जितने बड़े देश हैं, ऐसे देशों के राष्ट्राध्यक्ष से ये प्रतिनिधि मंडल नहीं मिल पाए और अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाए, तो उनको कन्विंस नहीं कर पाए। मतलब तो वैश्विक मंचों पर तो यही लोग हैं, तो कैसे ऐसा है। जैसे मुद्रा बैंक है अपना आईएमएफ, तो आईएमएफ में मतलब इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान को लोन पास हो गया। अमेरिका पर कोई असर नहीं है, क्योंकि उसने अभी अभी हाल में पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हो गए अब, सिर्फ मुनीर, उनको बुला करके उनका सम्मान किया। तो एक तरफ तो हमें उससे सम्मान, एक तरफ तो वो सम्मान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मतलब हमें हमारे दोस्त बता रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो अ, हमारे पाकिस्तान का सम्मान कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो प्रतिनिधि मंडल गया, उसने कोई विशेष असर नहीं डाला। अगर डालता तो फिर वो आसिफ मुनीर को बुला करके सम्मान नहीं करते हुए हमारे माय फ्रेंड ट्रम्प, और ट्रम्प साहब कहते हैं माय फ्रेंड मोदी। तो ये जो दोस्ती निभा रहे हैं, ऐसी दोस्ती नहीं निभा पाते अगर उन प्रतिनिधि मंडल का कोई असर होता। अभी जी जी 7 का एक सम्मेलन होने वाला है अपने वहां पर कनाडा में। उसका भी पहले तो न्योता नहीं मिला, और फिर निमंत्रण दिया है कनाडा ने, तो बहुत ही मतलब इस तरह से दिया है कि विश्व गुरु जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु, उनकी फजीयत ही की है, मतलब वो निमंत्रण देते हैं। तो ऐसे में मतलब उस प्रतिनिधि मंडल के बारे में अगर हम बात करें, तो कोई बहुत अच्छा असर नहीं दिखता है। खैर, ये तो एक बात है, लेकिन हम इससे भी गंभीर विषय पर बात करना चाहते हैं आज। और वो है विषय कि ऑपरेशन सिंदूर केवल जो है अ, केवल एक मिलिट्री एक्शन था, कोई युद्ध नहीं था इसमें। ये हमने कोई युद्ध करने के लिए इसको
लॉन्च नहीं किया था। हमने सिर्फ ये कहा था कि भाई जो आतंकी अड्डे हैं हम उनको ध्वस्त कर रहे हैं। तो लेकिन ये जो 3 दिन जिस तरह से पाकिस्तान ने वापस इसका बदला लिया और अ, 3 दिन तक जो युद्ध चला और उसके बाद जिस तरह से ट्रंप साहब ने बीच में पड़ करके इसको अ, युद्ध को रुकवाया। युद्ध तो नहीं था लेकिन फिर भी मिलिट्री एक्शन को ही मान लो रुकवाया, दोनों तरफ से सीज फायर करवाया। तो इससे एक तो ये हुआ कि हमारी बहुत सारी कमजोरियां हमको सामने आ गई, और दूसरा ये कि हम हमारे सार्वभौमिकता जो हम कहते हैं कि हम हमारे संविधान में लिखा हुआ है सार्वभौमिक हैं हम, संप्रभु सत्ता संपन्न देश हैं, उस पे एक प्रश्न चिन्ह लगे। क्योंकि अगर ये समझौता जो कि हमने ये कहा था कि हम हमारा जो शिमला एग्रीमेंट है उसमें ये है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई भी विवाद होगा तो हम आपस में बैठ के सुलझा लेंगे, किसी तीसरे पक्ष को नहीं आने देंगे। लेकिन यहाँ तीसरा पक्ष जो है सीज फायर की घोषणा कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उसने दोनों के बीच में बात की है, एक बार बात करवाई है और ये डिसीजन लिया है कि सीज फायर हो। तभी हमने सीज, और फिर हमने उसका कोई विरोध नहीं किया। हमने भी थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ने उसका सीज फायर की घोषणा कर दी और उसके थोड़ी देर बाद हमने भी कर दी। तो मतलब ये है कि अमेरिका किस तरह से बीच में आया, ये हमारे विदेश नीति का, कूटनीति का और रक्षा नीति का, तीनों का बहुत ही कमजोर पक्ष है। इसको, इस कमजोरी को हमको देखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस मिलिट्री एक्शन से जो हमारे सुरक्षा इंतजाम है या सुरक्षा के लिए जो हमने उपकरण खरीदे हैं, जो जहाज खरीदे हैं, जो S-400 खरीदे हैं या और कोई सामान खरीदे हैं, उनकी भी पोल खुल गई। और 3 दिन में ही हमारे 6 राफेल गए थे। अब कितने गिरे नहीं गिरे ये भी अभी तक कोई बता नहीं रहा है। सेना अध्यक्ष ने सिंगापुर से बयान दिया जरूर है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने जेट गिरे हैं। और सरकार तो बता ही नहीं है रही है और मिलिट्री को इसकी पावर नहीं है, तो मतलब अब कौन बताएगा। लेकिन और पाकिस्तान कह रहा है कि हमने 6 गिराए, तो कुछ तो काला है। इसको समझने की जरूरत। और ये तब हुआ जब हमने केवल मिलिट्री एक्शन किया था, युद्ध नहीं था। अगर युद्ध होता तो पता नहीं हमारे कितने जहाज गिरते। और ये जो सबसे उन्नत राफेल जहाज है, राफेल जो हमारे पास है, मतलब हमने फ्रांस से खरीदा, हमने बनाया नहीं, तो उसमें भी कई तरह की कमियां सामने आई है। जो सिंगापुर से जो हमारे चीफ एयर डिफेंस, चीफ 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 डिफेंस के जो चीफ हैं, उन्होंने सिंगापुर से जो बयान दिया है उसमें ये माना कि हमारे इस जहाज में कुछ कमियां हैं, उसको हमने दूर दूर करके वापस से अटैक किया। लेकिन जो कमियां हैं वो तो है, उनको दूर करना तो बहुत जरूरी है। इसमें कोई नई बात नहीं है। पहले भी हमारे लड़ाकू विमान MiG-21, सुखोई 25, 29, मिराज इत्यादि विमान गिरे हैं और युद्ध में गिरते हैं। आपस में लड़ाई होती है तो कुछ तो नुकसान होता ही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है, इसमें विवाद भी कोई नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि हम विश्व के सबसे बड़े सुरक्षा उपकरण के आयातक देश हैं। मतलब हम सबसे ज्यादा डिफेंस के ये आइटम खरीदने वाले लोग हैं। युद्ध युद्धपोत और हेलीकॉप्टर,
राफेल और पता नहीं क्या क्या। और हमारे यहाँ जिन मिराज राफेल को अपना बनाते हैं वो हमारे नहीं, फ्रांस से खरीदे हैं। और ऐसे ही मिग और सुखोई हमने रूस से खरीदे हैं। और लगभग 44 फैक्ट्रियां हैं जो हमारे देश में रक्षा उपकरण बनाती है, लेकिन उनमें भी बहुत कठिनाइयां हैं। लड़ाकू जहाज, पनडुब्बियां, टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, गोला बारूद सब कुछ बनाती है, लेकिन इसमें एक तो हमारे पास आधुनिक तकनीक की भारी कमी है और उसके चलते जो है हमें हम पिछड़ रहे हैं। हमारी फैक्ट्रियों में प्रशासनिक ढीलापन बहुत है। इसके चलते हमारे यहाँ निर्माण काम पिछड़ रहा है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी इस क्षेत्र में अभी तक विशेष सफलता नहीं हुआ है। हमने 80 के दशक में बफर तोप खरीदी। आपको ध्यान ही होगा कि बफर तोप खरीदने के बाद कितना उसमें बवाल बचा। एक आध साल बाद, मतलब खरीदते ही तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन साल 2 साल बाद जो है इसमें जबरदस्त तूफान आया और कहा कि इसमें तो भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। और खरीद के साथ तकनीकी हस्तांतरण की 3 साल में हो जाएगा चाहिए था, लेकिन बोफर्स टॉप विवादों के में फंस गई। और बहुत अच्छी टॉप थी, लेकिन स्वीडन के लोगों ने बड़ा षड्यंत्र किया। और षड्यंत्र क्या था कि उनको ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी थी। वो नहीं चाहते थे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना। उन्होंने स्वीडन के एक कॉरेस्पोंडेंट, जो रेडियो कॉरेस्पोंडेंट थे, वो फिलीपींस में थे और फिलीपींस से ये खबर ट्रैक की, मतलब उन्होंने, कि बॉफर्स इंडिया में जो बॉफर्स टॉप का सौदा हुआ है स्वीडन से और जो खरीदी है उसमें दलाली ली गई है या दी गई है, या मतलब मिडिल मैन था। जबकि एग्रीमेंट में ये था कि कोई मिडिल मैन नहीं रहेगा। तो ये एक टेक्निकल बात थी। इसके ऊपर उन्होंने ये मतलब न्यूज ब्रेक की और फिर उसको जो है और उसने कहा कि इसमें दलाली या कमीशन भी खाया है बहुत सारा, और इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। तो स्वीडन कंपनी ने अपनी जांच शुरू कर दी और भारत में भी जो है विपक्ष के नेता जितने भी थे वो सब इस पर न्यूज को ले उड़े और इसके ऊपर अपने अपने तरह से बयान देने लगे कि ये तो भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार है और ये है वो है। मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से राजीव गांधी को पेल दिया। अब ये नहीं समझ में आया हमारे नेताओं को कि ये खबर कहाँ से आई है, किसने दी है, क्यों दी है, इसके पीछे का मंतव्य क्या है, ये किसी ने नहीं देखा। और विपक्ष के नेताओं ने देखा कि ये बहुत अच्छा मौका है राजीव गांधी को कटघरे में खड़ा करने, और उसकी स्वच्छ क्लीन छवि जो है उसको नेस्तनाबूद कर देगा। तो वो कर दिया उन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्ष ने उनकी छवि को खराब कर दी और राजीव गांधी को डिफेम किया बहुत बुरी तरह से, और वो चुनाव भी हार गए जब चुनाव हुए थे। मतलब उसके पहले उनके वित्त मंत्री जो थे वीपी सिंह, उन्होंने एक तरह का रिवोल्ट ही किया राजीव गांधी के खिलाफ, और बॉफर्स के पेपर जेब में रख के घूम रहे थे। जहां जहां मीटिंगें की वहां ये बताया कि ये पेपर्स मेरे पास हैं, और जेब में से निकाल के बताते ये कागज के, ये बॉफर्स के कागज हैं। और जैसे ही सत्ता मिली कि राजीव गांधी जेल में होंगे क्योंकि ये कागज मेरे पास है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सत्ता भी मिल गई, पेपर्स भी कहीं नहीं थे। कितनी बार लोग स्वीडन की पिकनिक कर आए, लेकिन वो बॉफर्स में कुछ ढूंढ नहीं पाए। जैसे अभी नरेंद्र मोदी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं 11 साल से बहुत सारी चीजें, लेकिन नहीं मिल रही उनको, क्योंकि वो है ही नहीं।
वो हवा में है, सिर्फ नैरेटिव बनाने के लिए है, तो वो नहीं मिलेगी उनको। वो और वो लेकिन वो कोशिश करते रहेंगे, वो इस तरह के बयान देते रहेंगे, लोगों में भ्रम फैलाते रहेंगे। तो ये मतलब बॉफर्स का जो सौदा था, इसमें ये था, निश्चित था कि ये तकनीक भी ट्रांसफर होगी। लेकिन उस ट्रांसफर के पहले ही ये बवाल खड़ा कर दिया। तो इससे, इस बवाल का सबसे ज्यादा लाभ जो हुआ, वो राजीव गांधी को नुकसान हुआ, भारत को भी नुकसान हुआ, विपक्ष के लोगों को कुछ फायदा हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा स्वीडन की उस कंपनी, बॉफर्स कंपनी को हुआ, जिसने ये बॉफर्स कंपनी बनाई, ये तोपे बनाई। क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाती, तो हम भी मैन्युफैक्चरिंग करने लग जाते, तो हम जितनी हमारी जरूरत थी उतनी करते, उससे ज्यादा भी करते अगर, तो हम दूसरी जगह उनको बेच सकते थे। तो ये नुकसान जो है सारा सीधा बॉफर्स कंपनी को होता, उसकी खपत कम हो जाती, उसका ऑर्डर कम मिलने लगते। तो उसने जो है इस तरह का गेम खेल प्लान किया कि आ, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़े और तकनीक ट्रांसफर भी नहीं करनी पड़े। तो ये हमने मतलब बोफर्स कंपनी से वो जो सौदा था उसको ब्रेक किया। ब्रेक किया तो उनको बहाना मिल गया कि भाई हम तकनीक कैसे देंगे, नहीं दे सकते जब आपका हमारा सौदा ही नहीं है। तो लेकिन हम पैसे दे चुके थे इस तकनीक के लिए। तो ये हमारे कितना नुकसान हुआ, इससे हमको कितना नुकसान हुआ, ये इसकी भरपाई नहीं हो सकती कभी। इसी तरह से हमने 80 के दशक में, 84-85 में इसी शायद तेजस जो जेट एयरवे जेट है, आयुध युद्ध युद्ध युद्धक विमान है, तेजस चौथी पीढ़ी के थे, चौथी पीढ़ी प्लस, फोर्थ प्लस पीढ़ी के विमान थे वो। अगर वो बन जाते तो आज हम मतलब इतना प्रोडक्शन कर चुके होते कि हमें ये राफेल वाफेल कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, और उसमें फिर पांचवी पीढ़ी के भी हम बनाने की तरफ बढ़ सकते थे। लेकिन हुआ ये कि वो जो एग्रीमेंट हुआ कि भाई ये जो कंपनी थी, क्या नाम, जनरल इलेक्ट्रिकल, अमेरिका की, उसने बहुत सालों तक तो हमें दिया नहीं राफेल, ये इंजन। और बाद में जो है हमने जो एटॉमिक पावर का विस्फोट किया और हम अणुशक्ति बन गए, कि हम परमाणु शक्ति हैं, हमारे पास भी एटम बम है, ये तो हमने कह दिया और हमने घोषणा कर दी, और इसका बड़ा स्वागत भी हुआ। काफी लोगों में मतलब उदासी भी छाई, लेकिन हमने ये अचीव किया। तो अमेरिका ने उस हमारे इन पर सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, और इस प्रतिबंध की आड़ लेकर के जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी ने जो जहाज थे वो देना, मतलब F404 GE-IN-20 क्या इंजन जो था, उस पर प्रतिबंध लग गया और वो नहीं मिले। अब ये बहाना बनाकर सप्लाई नहीं की, क्योंकि अगर ये दे देते हैं तो उनके जो जहाज हैं F-16, और वो कौन खरीदेगा। तो F-16 और F-25, F-35 जो उनके जहाज हैं, उसके मुकाबले का जहाज हमारा आयुध साहब बन जाता, तो हम बहुत प्लस में होते। लेकिन नहीं बन पाया, क्योंकि षड्यंत्र था, विदेशी षड्यंत्र था, इसमें हमको फंसाया कि पहले हमारे से समझौता किया, 15 साल तक वो नहीं दिए, और फिर प्रतिबंध की आड़ लेकर के वो जो है रोक दिया। हमने 86 में हमारे डीआरडीओ ने भी कोशिश की थी कि एक जहाज हम बना लें, लेकिन वो फेल हो गया, नहीं बन पाया। 86 में।
तो ये मतलब हम एक तरफ तो हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, और दूसरी तरफ हम अ, इन चीजों को जो जरूरी चीजें हैं उनको बनाने में भी हम सक्षम नहीं है। हमारे पास तकनीक नहीं है वो। और हम अ, अभी जैसे कावेरी इंजन का राफेल कंपनी से अब दुनिया में सबसे जटिल मशीन में से एक है ये टर्बो टर्बो टर्बोफैन इंजन जो है दुनिया की सबसे जटिल मशीनों में से एक है। और भारत के पास अनुभव की कमी है। डीआरडीओ की जीटीआरई ने कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। कावेरी इंजन योजना भी प्रारंभ की थी 1986 में, लेकिन ये भी जहाज नहीं उड़ा सके क्योंकि इसका वजन ज्यादा हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो फिर अभी कावेरी इंजन का राफेल कंपनी से समझौता हुआ है, और शायद दोनों मिलकर के अब कोई नया इंजन बनाएंगे जो इन तेजस में लगेगा और तेजस उड़ने लगेगी। अमेरिका की कंपनी भी जो जनरल इलेक्ट्रिकल कंपनी है वो भी वापस अनुबंध करना चाहती है या कर लिया है। तो वो लेकिन अब जो अनुबंध हो रहे हैं या जो भी मतलब नई व्यवस्था बन रही है वो तो ठीक है अपनी जगह। पर 1984-85 में जिस तेजस को बनाने की हम सोच रहे थे कि हम 2-3-4 साल में इसको हमारे सेना के बेड़े में शामिल कर लेंगे, आज 2025 तक भी वो हमारे सेना के बेड़े से बाहर है। तो कितना बड़ा गैप है, मतलब करीब 40-45 साल हम पीछे हैं। और वैसे तो हथियारों पे कम खर्च करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम करना चाहिए, लेकिन इन परिस्थितियों में और जो अगर हम तेजस बना लेते हैं तो 36 जो राफेल खरीदे हैं उसकी जगह 100 तेजस आ जाएंगे। तो इतना डिफरेंस भी है। लेकिन हम फिर भी विदेशों पर निर्भर हैं क्योंकि इसमें जो मिसाइल लगती है वो भी विदेश से आएगी, जो इंजन है वो तो विदेश से आ ही रहा है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जब थे तो वहां पे भी डिसीजन नहीं हो रहा था। राफेल का करीब करीब डिसीजन हो गया था, और ये भी तय हो गया था कि जो अभी कुछ विमान हम खरीदेंगे, बाकी के विमान जो है हमारी जो अ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी है वो उसके साथ मिलके बनाए बनाए जाएंगे। लेकिन वो वो नहीं हो पाया वो समझौता। करीब करीब तय था, लेकिन अ, चुनाव आ गए और चुनाव की वजह से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, और नरेंद्र मोदी साहब ने आकर के उस समझौते को बदल दिया, रेट तिगुनी कर दी, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो शर्त थी वो हटा दी उसमें से, और बहुत सारी चीजों का इस तरह से गड़बड़ हो गई। अब अभी जैसे हम चाहते हैं कि हमको राफेल के हमारे यहाँ बनना शुरू हो जाए, ये एक शर्त थी। उस शर्त थी कि हम राफेल बनाएंगे, लेकिन राफेल की तकनीक ट्रांसफर करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब उसके ऊपर कोई वो बॉन्ड है, उस पर कुछ नहीं लिखा है कि ट्रांसफर करें। तो इसकी वजह से हम फिर पिछड़ रहे हैं, और हमें मजबूर होकर के फिर राफेल या और अभी मतलब सिंदूर के ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो राफेल खरीदने की गलती करने की भी को भी तैयार नहीं है सरकार अब, क्योंकि उसके जो नतीजे हैं वो हमको डरा रहे हैं। इस तरह से मतलब हम पिछड़ते जा रहे हैं। हमें मतलब ये सब कारण क्या है इसका?
हम एक तरफ हम नारा लगाते हैं कि आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत बनाएं, और दूसरी तरफ हमको इस तरह से कभी इंजन के लिए, कभी मिसाइल के लिए, कभी और किसी के लिए अ, अटका दिया जाता है, टरका दिया जाता है और नहीं दिया जा रहा है। मतलब एक षड्यंत्र है ये कि हम कहीं मजबूत न हो जाएं, इसके लिए वो ये हमें कुछ भी नहीं देंगे, और तब तक नहीं देंगे जब तक कि उनकी वो तीसरी चौथी, मतलब अभी अभी जैसे हम दो दो पीढ़ी आगे का कि वो निर्माण नहीं कर लेते, तब तक वो तकनीक हमको नहीं देते। तब हमको तकनीक देंगे तो वो पुरानी हो जाएगी, हम उनसे compete कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो ये उनकी पॉलिसी है कि उनका माल बिकता रहे, हम अ, ऐसे ही लुटते रहें और पिछड़ते रहें। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारी सरकार जो है अनुसंधान पर खर्च क्यों नहीं करती। शोध और अनुसंधान और R&D डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो हम कभी भी इन लोगों के बराबरी में नहीं आ सकते, इनके षड्यंत्र को नहीं समझ सकते, इनकी लूट से हम नहीं बच सकते। इसलिए ये जरूरी है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर पर्याप्त पैसा खर्च करें, और जो यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च होती है कट एंड पेस्ट वो नहीं, वास्तविक रिसर्च हो जिसको मतलब मेरा तो क्या मानना यह है कि जो मिलिट्री के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और दूसरे कॉलेजेस भी इंजीनियरिंग के हैं, उनको सीधा मिलिट्री के साथ जोड़ देना चाहिए, ताकि वो निर्माण जो है उनके मतलब आवश्यकता के अनुरूप, मिलिट्री सेना के आवश्यकता के अनुरूप वो निर्माण हो सके, और उसी तरह की वो शोध भी करें वहाँ पर लेबोरेटरीज में। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम पिछड़ते रहेंगे। तो ये पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण तो यही है कि हमने मतलब शोध पर, रिसर्च और डेवलपमेंट पर निवेश नहीं किया, खर्च नहीं किया। हमको इसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्च करना है, इससे हमारी प्रतिभाएं भी उभरेगी, हमारे यहाँ के इंजीनियर्स और हमारे यहाँ के वैज्ञानिक और हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स भी लाभ प्राप्त करेंगे, और हमारे को सही चीज सही टाइम पे मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। हमें 97 98 में ही तेजस निर्माण ने धोखा हुआ, फिर भी हम नहीं चेते। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम शोध और विकास पर खर्च नहीं करते। अगर हम 40 साल पहले जब हमने तेजस की बात शुरू की थी, तभी उस इंजन का निर्माण की शोध करना शुरू कर देते, तो शायद ये 40-45 साल हमारे 50 साल हम पीछे नहीं रहते। और हम जो है इस तेजस को कई लोगों को और बेच चुके होते, और हम इससे भी उन्नत जहाज बनाने की तरफ बढ़ रहे होते। तो ये मेरा कहना यह है कि हमें अपने इंजन डेवलप करने पड़ेंगे, हमें अपनी मिसाइलें डेवलप करनी पड़ेगी, और इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, और रिसर्च में निवेश करना जरूरी है। वो निवेश जब तक नहीं होगा, डिफेंस पे आप कितना भी पैसा खर्च कर दो, लेकिन आप आत्मनिर्भर नहीं हो सकते जब तक कि आप अपने लेबोरेटरीज में वो इंजन्स जो हमारे को फोर्थ और फिफ्थ पीढ़ी के चाहिए वो बनाने में सक्षम हो। हमारे आप देखिए कि 91 92 में शायद क्रायोजेनिक इंजन्स जो जेट रॉकेट्स में लगते थे, जो अंतरिक्ष में जाने के लिए चाहिए थे, वो अमेरिका ने देने से मना कर दिया था, उसने भी मना कर दिया। तो हमने वो डेवलप किया, हमने शोध किए, हमने डेवलप किए, और हमारे इंजन्स जो हैं हमारे रॉकेट्स को अंतरिक्ष में ले गए। तो वो ही चीज, हम वो जज्बा हमको यहाँ पे भी होना चाहिए कि हम हमारे क्रायोजेनिक इंजन्स जो इन विमानों में लगते हैं,
उनको भी हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो प्रोत्साहन चाहिए, उसके लिए निवेश चाहिए, उसके लिए सुविधाएं चाहिए, उसके लिए सोच चाहिए। वो सोच जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक हम पिछड़ते ही रहेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो पे कोई कमेंट करना है, टिप्पणी देनी है, जरूर दें आप टिप्पणी, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, टिप्पणी दें, अपने सुझाव दें। और आपके सुझाव जो हैं हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।